जी एस्पिरेंट, आज हम अपने इंग्लिश सीरीज़ में आ रहे हैं। एज़ यूजुअल हमारा जो फोकस है वो पेडागोजी के ऊपर है, लेकिन पेडागोजी के साथ साथ हमारा जो इंग्लिश पोर्शन है 20% का, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। एसएसटी, टीजीटी, लेक्चरर सभी के लिए ये आपका पोर्शन जो है ना वो कंप्लीट हो सकता है। और सेकेंडली मैं एक चीज़ बता दूं, अगर हमारे वो सब्सक्राइबर या नॉन सब्सक्राइबर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो किसी एकेडमिक फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मतलब इंटरमीडिएट में, एसएससी में, एचएसएससी में, या बीए या किसी भी लेवल की मतलब ग्रामर में अगर वो इन्वॉल्व हैं, या वैसे ही कॉमन जनरल इंग्लिश लर्नर जो होते हैं, उन सभी के लिए ये वाली वीडियो बेनिफिशियल होने जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि इसमें हम मिक्स क्वेश्चन जो है ना वो करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर यूजेज पे, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन है ना वो मिक्स होंगे। मिक्स मीन के एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी होंगे और उसमें कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस भी होंगे, फ्रेजल वर्ब्स भी होंगे जो आप अपनी डेली की रोज़मर्रा की लैंग्वेज में अक्सर लोगों को यूज़ करते हुए भी देखते होंगे, तो उसको आप सीख भी सकेंगे और उनको आप यूज़ भी कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो जो हमने फ़ेज़ 1 में किया था, जिसमें मोस्टली प्रेपोजिशनल जो अपने वर्ड्स होते हैं उनके ज़रिए पूरा करना होता है। सेकंड सेंटेंस कंप्लीशन हो सकता है कि आप उसमें आपसे ना पूछा जा सकता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है उसको कोई एक दो वर्ड्स को अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि ये क्या है। वो मतलब ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी हो सकता है। ठीक है, कि नाउन है, प्रोनाउन है, एटसेट्रा जो भी है, या टेंसेस में से कुछ मतलब बताया जा सकता है, या एक्टिव एंड पैसिव है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ भी इस तरह से चीज़ जो है ना पूछी जा सकती है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है ना वो कौन से आ रहे हैं। सेंटेंस कंप्लीशन के थोड़े हैं, ज़्यादा एडियम्स के ऊपर हैं। सबसे पहले देयर आर डैश व्यूज़ ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉयज़। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एफपीएससी में आते हैं। मैंने जो अभी तक 2-3 पेपर दिए हैं एफपीएससी के, उसमें एक 2017 में पहली बार दिया था, जिसमें मेरा जो मेरिट था वो 52 पे रुका था। लेकिन क्योंकि सीटें कम होती हैं इनमें और मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो लोग जो काफ़ी अरसे से मिशंस में होते हैं ना, वो इसको जल्दी गेस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी क्योंकि वो पहली अटैम्प्ट थी, तो मैं उसमें भी 52 के राउंड वार मार्क्स ले गया था। ऑल्दो मैंने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन जस्ट मेरिट में मैं लो था। तो इसके अलावा लेक्चरर के 2 दिए हैं, उसमें से एक का तो शायद अभी तक रिज़ल्ट भी नहीं आया, और सेकेंडली जो था वो इस साल दिया अभी। उसमें भी मेरे 56 मार्क्स बन रहे हैं, जिसमें से इंग्लिश पोर्शन जो था ना वो मेरा आई थिंक 15 आउट ऑफ 20 जो है ना वो मेरा हुआ था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैं अक्सर मैंने देखे हुए हैं। ये एफपीएससी में, कमीशन, पीपीएससी में जो है ना वो अक्सर पूछे जाते हैं, इंग्लिश में ख़ास तौर से। तो देयर आर डैश व्यूज़ ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉयज़। अब इसमें वो मैं तो दो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, वो 3 दे के चौथा नन ऑफ द अबव भी कह सकते हैं। तो डाइवर्जेंट है एक लफ्ज़ इधर, और एक है मॉडेस्ट। ठीक है, मॉडेस्ट का मतलब होता है मुअत्तल। मुअत्तल वो चीज़ होती है जिस पे ना किसी को कोई ऑफेंस हो, ना किसी को कोई मतलब कोई ना नाराज़गी हो या गुस्सा हो। सेकेंडली ये डाइवर्जेंट है, जिसका मीनिंग होता है मुंतशिर। मुंतशिर मतलब जो बिखरे हुए ख्यालात होते हैं, यानी जिसमें एक राय से ज़्यादा राय हो, उसको मुंतशिर हम कहते हैं ना, स्कैटर्ड कहते हैं, बिखरी हुई चीज़। मतलब है जैसे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हो रही है और उसमें ये फ़ैसला हो रहा है कि एम्प्लॉइज़ की जो सैलरीज़ हैं या उनको बोनस देना है, तो उसमें से अगर 10 मेंबर हैं, 10 में से 6 अपोज़ कर रहे हों, ठीक है, और हर एक के डिफरेंट व्यूज़ हों कि मैं अभी बोनस नहीं देना चाहिए, इसकी ये वजह है, दूसरा कहने ये वजह है, तीसरा कहे, और 4 कह रहे हो कि ठीक है दे दो, तो डेफिनेटली फिर वो 6 की सुनेंगे। लेकिन 6 के भी जो व्यूज़ हैं वो डाइवर्जेंट होंगे, यानी वो एक पेज पे नहीं होंगे। तो डाइवर्जेंट मीन मुंतशिर होना, मतलब ख्यालात में इंतशार होना। ख्यालात में इंतशार का मतलब है कि ख्यालात डिफरेंट होना, कि मतलब डिफरेंट उनकी राय हो सकती है कि एम्प्लॉइज़ को बोनस या बेनिफिट भी कह सकते हैं, वो दिया जाए कि नहीं दिया जाए। राइट, नताशा फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हर आंसर्स वर डैश टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। ये मैंने आपको बताया था कि ए जो है यहाँ पे वर्ड के स्टार्ट में हो, तो ये आंसर
बोलते हैं ये अमेरिकन्स, और हम जिस एक्सेंट को फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश एक्सेंट है, तो ब्रिटिश वाली इसको आंसर बोलते हैं। तो आंसर हो या आंसर हो, डांस हो या डांस हो, वो एक ही चीज़ है। तो ये मैं इसलिए ज़्यादा क्लैरिफाई कर देता हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने ऐसे बोला है, तो उन्होंने कहीं मूवीज़ में या कहीं ड्रामाज़ में या किसी इंग्लिश चैनल पे मतलब लोगों को देख, लेकिन वो क्योंकि उनका नेटिव एक्सेंट होता है, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं साथ-साथ चीज़ें क्लैरिफाई करता जाऊँ ताकि सुनने वाला उसको पता हो कि मैंने अगर वहाँ से एक चैनल से ये चीज़ पढ़ी थी तो उन्होंने ठीक बताई थी, ठीक है? ताकि वो कोई गलत कमेंट ना करें और बगैर जाने जो ना वो ऐसे ही कोई मतलब गलत सोच में ना पड़ जाए। तो नताशा फेल्ड इन द एग्ज़ामिनेशन बिकॉज़, नताशा क्यों एग्ज़ामिनेशन में फेल हुई? बिकॉज़ क्योंकि नन ऑफ हर आंसर्स वर डैश। ये 2 लफ्ज़ हैं, एक है पर्टिनेंट, एक है एल्यूसिव। पर्टिनेंट का मतलब होता है दुरुस्त या मुनासिब होना, ठीक है? अब इसके 2 पहलू हो सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव में देखें तो एज़ यू नो कि ऑब्जेक्टिव में या तो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या एमसीक्यूज़ होते हैं या फिलिंग सीरीज़ होती है। तो लेकिन अब ये जो चीज़ है ये हमें कोई इस तरह का कोई इशारा नहीं दे रही, तो उन्होंने कहा आंसर्स जो है ना वो इतने पर्टिनेंट नहीं थे। अब इसका मिसाल आप इस तरह ही समझ लें कि एक बंदा बीए के पेपर देने गया है और उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, या उधर जाके क्वेश्चंस जो है ना वो उसको समझ नहीं आ रहे, तो अब उसने ज़ाहिर बात है 4-5 पेज का एक क्वेश्चन लिखा है, एक आंसर लिखा है, उसमें उस आंसर ने उसने जस्ट 2 पेज के राउंड अबाउट मतलब एक रेलेवेंट मटेरियल लिखा होगा, बाकी 3 जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट को शो कर रहे होंगे, तो वो पर्टिनेंट नहीं हम कह सकते कि वो इतना पर्टिनेंट है, इतना मुनासिब है, इतना दुरुस्त है कि उसमें उसको 15 में से जो है ना वो कोई 12-13 नंबर मिल जाए, राइट? तो ये इस तरह के सेंस में आएगा कि पर्टिनेंट नहीं थे उसके मोस्टली जो क्वेश्चंस थे, या नन ऑफ आवर आंसर्स वर, मतलब उसके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो इतने ज़्यादा मुनासिब नहीं थे या इतने ज़्यादा दुरुस्त नहीं थे। मैन हु हैज़ कमिटेड सच एन डैश क्राइम मस्ट गेट द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट। तो ये एक लफ्ज़ है अबॉमिनेबल, दूसरा है इंजूरियस। इंजूरियस तो आप सभी जानते होंगे, ख़तरनाक होता है। तो मैन इंसान या बंदा जिसने ये कमिट किया है, एन इस तरह लगाया क्योंकि इसका अबॉमिनेबल है, अबॉमिनेबल, ठीक है? मकरूह हकीर जिससे नफ़रत आए, नफ़रत अंगेज़, हकारत अमेज़, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है? कि मतलब जिस भी इंसान ने इस तरह का मकरूह काम किया है या नफ़रत अंगेज़ काम किया है या हकारत अमेज़ काम किया है, मतलब जिससे कराहत आए बंदे को, उसको जो ना सवीयर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शदीद, ठीक है? उसको शदीद किस्म की जो ना वो पनिशमेंट की जाए, जैसे कोई रेप मतलब किसी ने किसी का किया है या किसी ने कोई बगैर वजह के किसी का कत्ल किया है, तो इसको एक सीवियर पनिशमेंट जो है ना वो करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो कत्ल है वही एक सबसे बड़ा फितना है और सबसे बड़ा जो मतलब गुनाह है शिरक के बाद, वो वालिदैन की नाफरमानी के बाद तीसरा जो ना वो कत्ल है, और वो भी किसी का बगैर हक। तो मतलब जस्ट एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स में क्या है? टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। अब इधर ब्रेस्ट का मतलब वो नहीं है जो हमारे यहाँ अक्सर समझा जाता है, ये जस्ट एक वर्ड में यूज़ हुआ है। तो इसका 2 है, टू प्रेज वन सेल्फ यानी अपनी को तारीफ़ करना, या टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। अब इसका मैंने जहाँ में एग्जांपल भी दे दिया, टू डिस्क्लोज समथिंग ओपनली, यानी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो हिडन थी, दूसरों से छुपी हुई थी, उसको जो है वो ओपनली दूसरों के सामने डिस्क्लोज कर देना। डिस्क्लोज का मतलब होता है रिवील कर देना, आश्कार कर देना, बता देना, खोल देना। तो टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होगा? टू डिस्क्लोज समथिंग ओपनली, ऐसे भी वो पूछ सकते हैं। टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये दोनों मैंने इसलिए मोस्टली एडियम्स के लिखे हुए ताकि आपको सब समझ आ जाए। टू कीप वंस टेम्पर, टू बी इन गुड मूड, यानी अपने गुस्से को रोक के रखना या एक अच्छे मूड में होने को हम इडियोमैटिक में टू कीप वंस टेम्पर कह सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है 70, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अ प्राइवेट एंड टू सर्व। इसका मतलब ये होगा अ प्राइवेट एंड टू सर्व, यानी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन अबाउट समथिंग देयर यू वांट पीपल टू एक्सेप्ट,
यानी आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियंस हों जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जानें, जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जानें और उसको एक्सेप्ट भी करें। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन, यानी किसी मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे आपकी जो पर्सनल ओपिनियन है वो स्ट्रॉन्ग हो, इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आप लोगों से ये एक्सपेक्ट भी करें कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यानी ये नहीं है कि एक बंदे की बेतुकी सी बात हो और वो लोगों से एक्सपेक्ट करता फिर, नहीं, बल्कि आपके दलाइल इतने मजबूत हों या आपका अगर कोई पर्सनल ओपिनियन है उसमें आपको इतना बिलीव हो कि मैं ये चीज़ जो है ना अगर कह रहा हूँ तो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ इसका मतलब होगा या तो टू बिकम हंग्री। ठीक है, टू बिकम हंग्री, हंग्री तो नहीं हो सकता, तो इसका टू गिव फॉल्स अलार्म। तो ये टू गिव फॉल्स अलार्म का मतलब होता है टू आस्क फॉर असिस्टेंस व्हेन यू डोंट नीड इट, यानी जब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उस वक्त आप किसी की असिस्टेंस के लिए, मदद के लिए जो ना उसको पुकारो या उसको कहो, तो वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू बी अबव बोर्ड, सबसे वालातर होना। तो टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, टू बी ऑनेस्ट हो सकता है बिजनेस डील वो नहीं भी पूछें तो अभी आपको इतना पता नहीं चाहिए कि टू बी अबव बोर्ड का मतलब टू बी ऑनेस्ट है, मतलब ये है कि बिजनेस एग्रीमेंट विच इज़ ऑनेस्ट एंड नॉट ट्राइंग टू डिसीव एनीवन, यानी ऐसा बिजनेस एग्रीमेंट, ऐसा कारोबारी मुआहदा जिसमें दोनों तरफ की जो है ना वो खलूस नीयत शामिल हो और किसी का भी, यानी किसी भी फ्रीक का किसी दूसरे को जिच करने का या डिच करने का या एज करने का या उसको लेट डाउन करने का जो है ना वो कोई इरादा ना हो, डिसीव करने का कोई इरादा ना हो। टू एंड इन स्मोक, तो जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि तबाह हो जाना। ठीक है, टू ड्यून वन सेल्फ, तो मतलब टू बी डिस्ट्रॉयड और ड्यून, यानी तबाह हो जाना या बर्बाद हो जाना। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ड्यून का मतलब ऐसे तबाही होता है, लेकिन तबाह बर्बाद आप कह लें कि मतलब किसी को तबाह बर्बाद कर देना। टू एंड इन स्मोक इस तरह भी आप कह सकते हो। टू पुट वंस हैंड्स टू प्लॉ, टू डू अ डिफ़िकल्ट टास्क। प्लॉ आपको पता है कि हल को कहते हैं, और हल चलाना बंदे के हाथ मतलब बस की बात नहीं होता, उसके लिए इसलिए बैल जोले जाते हैं। टू पुट वंस हैंड्स टू प्लॉ यानी टू डू अ डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब नामुमकिन नहीं कह सकते यहाँ कहा उन्होंने, बल्कि कहा है कि मुश्किल काम को जो है ना वो सर अंजाम देना। नेक्स्ट है टू लीव समवन इन द लर्च, इसको हम लर्च बोलेंगे या लर्च बोलेंगे, इसको हम लर्च बोलेंगे, LURCH, लर्च। ठीक है, आर को हम थोड़ा सा जोर दिए बगैर या ना वो बोलेंगे लर्च, बोलेंगे लर्च। ठीक है, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज़, डेजर्ट। अब इसको एक समझिए, एक इसकी एक टेक्निक होती है समझने की। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो इडियम्स पे ख़ास तौर से या फ्रेजल वर्ब्स पे लेक्चर बनाऊँ, उसमें मैं ना आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ फेमस जो हमारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जो इसमें इंटर में BA में अक्सर भी आते हैं, तो उनके साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से ट्रिक्स के साथ बताऊँगा। वो इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ भी आएगा। जैसे ये देखें, टू लीव छोड़ देना, समवन इन द लर्च। ठीक है, इसलिए लर्च का मतलब आपको समझ आना चाहिए, तन्हाई में या अकेला। तो टू डेजर्ट, डिज़र्ट नहीं हम बोलेंगे क्योंकि डिज़र्ट जो है ना मीठी चीज़ को हम कहते हैं, जैसे हमारी कोई भी घर की जो बनी हो, तो डेजर्ट होगा। डेजर्ट सहरा को कहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, सहरा में, सहरा का मतलब यहाँ पे क्यों डेजर्ट लफ्ज़ यूज़ किया गया, क्योंकि सहरा एक ऐसी चीज़ है जो बियाबान किस्म का होता है। यहाँ पे किसी के खोने का भी डर हो सकता है और किसी के जाने का भी डर हो सकता है, क्योंकि ना तो उधर पानी और ना हो यकबस्ता हवाएं किस होती हैं। तो मतलब एक मेरा अपना ओपिनियन है कि मतलब इसको इसलिए उन्होंने यूज़ किया। तो समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज़, यानी किसी को उसके मुश्किल वक़्त में अकेला छोड़ देना, तन्हा छोड़ देना। जैसे ये देखें, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए भी लिखा है, टू स्टॉप सपोर्टिंग समवन इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम, यानी किसी को उसके मुश्किल वक़्त में सपोर्ट करना छोड़ देना। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, आई थिंक आपने सुना भी होगा पहले। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस का मतलब क्या है कि अ मैन यानी ऐसा इंसान हुज़ करेक्टर इज़ वीक, यानी जो किरदार के तौर पे जिसका किरदार जो है ना वो मशकूक नहीं बल्कि कमज़ोर हो, एंड लैक्स डेफिनेट बिलीफ्स, और जिसमें
अकायद की जो ना वो कमी हो, यानी एक तो उसका किरदार मजबूत नहीं है बल्कि क्या है, कमज़ोर। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी जिसको आसानी से काबू किया जा सके, आप इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। टू स्मेल अ रैट, स्मेल कहते हैं सूंघने को, रैट कहते हैं चूहे को, ऐसा ही है। तो अब चूहे को सूंघना तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। रैट आपको पता है कि कभी भी सामने आके नहीं हमला करेगा। रैट चूहे जो होते हैं आपने अक्सर घरों में देखे होंगे, वो चुप चुप के जो है ना वो आपकी चीज़ों की तरफ अटैक करते हैं। आपके कमरे में है, किचन में है, कहीं पे भी है, तो कहीं पे भी आप कहीं खाना खा रहे हैं तो वो आपके सामने आके नहीं आपकी चीज़ें खाने लग जाएंगे, बल्कि क्या होगा, वो डिसीव करेंगे आपको। तो टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स तो इसका ये मैंने इसका जो यूज़ किया वो है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। फाउल कहते हैं गलत को। आपने फुटबॉल का अगर देखा है प्ले, तो उसमें फाउल्स होते हैं कि अगर किसी ने गलत खेला है तो उसको फाउल दिया जाता है। तो टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, ये कई बार आया भी है। एनटीएस में भी एक दो बार मैंने देखा और पीपीएससी में भी देखा है कई बार, एफपीएससी में भी बल्कि देखा है मैंने वो लेक्चरर वाले पेपर में। टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, उन्होंने इधर ऐसे इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं दी होती, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, ठीक है। उन्होंने छोटी सी लिखी होती है। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स की जगह पे वो कोई ऐसा भी वर्ड लिख सकते हैं जो इसके साथ मुताबिकत रखता होगा, इसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ये समझना कि टू स्मेल रैट का मतलब जो है ना वो हमेशा फाउल डीलिंग्स की तरफ जाएगा, जहाँ पे किसी के ऊपर कोई सस्पेक्शन होगी, किसी के ऊपर कोई सस्पेक्ट होगा, शक का या शुबे का जो है ना वो होगा, ठीक है, कि किसी ने कुछ गलत किया है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में चोर की दाढ़ी में तिनका भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है टू हीट द नेल राइट ऑन द हेड। आपने अक्सर सुना होगा कि लोहा दे के लोहा दे के उसको हथौड़ा चलाना, इस तरह से शायद आपने अक्सर सुना होगा उर्दू में। लोहा गर्म दे के ज़रब लगाना, इस तरह से करके, ठीक है। तो ये वही चीज़ है टू हीट द नेल राइट ऑन द हेड, यानी टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, यानी जब एक मौका हो। अक्सर क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कोई बंदा कोई चीज़ कर रहा होता है, लेकिन उसके वक़्त पे वो उसकी जस्ट प्लानिंग कर रहा होता है। मतलब जिस वक़्त अब देखें ना, एक जो आपका ये जो है लोहार होता है ना, उसने जब लोहा गर्म किया होता है ना, तो वो लोहे गर्म के ऊपर नहीं उसको ज़रब लगाएगा ना, तो वो कभी भी उसको मोल्ड नहीं कर सकेगा, उसको शेप नहीं दे सकेगा। ये अक्सर जो आपके मतलब औज़ार वगैरह बनाए जाते हैं या चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सभी जानते हैं कि लोहे को गर्म करके पिघला के फिर ही उसके ऊपर ज़रब लगाई जाती है। आप अक्सर लोहे को ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ होती है कि राइट टाइम पे अगर वो नहीं करेगा ना कोई चीज़, तो वो ख़राब हो जाएगी, वो आपको फिर से मुशक्क़त में डाल देगी। तो टू हिट द नेल ऑन द हेड तो मतलब टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम। आई मेट हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट शी गेव मी द कोल्ड शट। अब ये कि ना ऐसे भी वो पूछ सकते हैं, द कोल्ड शोल्डर। मुझे अभी भी याद है, एक पेपर था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पीपीएससी में। अब उसमें 4 पेपर थे, एक इंग्लिश का था 100 नंबर का, उर्दू का भी 100 नंबर का, और एमसीक्यूज़ 1 पेपर एमसीक्यूज़ वो भी 100, और जो उनके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लॉज थे उसके ऊपर 100। तो जो इंग्लिश का था ना 100 नंबर का, वो था इंग्लिश में ही, उसमें ऐसे था, उसमें प्रपोजिशंस थी, उसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट, तो उसमें इडियम्स भी थे, इडियम्स बहुत ज़्यादा थे उसमें डाले हुए उन्होंने ना। आई थिंक वो 30 के राउंड अबाउट तो इडियम्स ही थे जस्ट। तो उसमें भी इस तरह से उन्होंने पूछा हुआ था, कोल्ड शोल्डर मतलब जैसे ये देखें ना, ये लाइन है और इसके नीचे से उन्होंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, द कोल्ड शोल्डर। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था कि वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या है, इग्नोर्ड मी, यानी मैं उससे काफ़ी अरसे बाद मिला लेकिन उसने मुझे, अब कोल्ड शोल्डर का मतलब सर्द मोहरी भी आप कह सकते हो, जिसको आम उर्दू में जो ना वो सर्द मोहरी कहते हैं, कि मतलब जो बंदा किसी से खुशी से जो ना वो ना मिला हो, ठीक है। तो ये मुझसे भी लिखा नहीं जा रहा, सर्द मोहरी। तो ये कोल्ड शोल्डर इसलिए उसको कहा गया, यानी कंधे अचकाना, यानी किसी को देख के खुश होने की बजाय उसको इग्नोर कर देना, तो इग्नोर्ड मी इसमें आएगा, ठीक है। आई होप सो ये जो सीरीज़ है, ये वाला जो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाजमी हमें कमेंट करके बताया करें। कमेंट आप नहीं करते, एटलीस्ट कमेंट करने के तो हमें पता चलेगा कि हमें काम में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या हम ठीक कर रहे हैं, और हमारी हौसला अफजाई भी उसके अकॉर्डिंग होती रहेगी। और सेकेंडली दूसरों के साथ शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर अब कोई वीडियो रुकने वाली नहीं है, इस पर इंशाल्लाह
ये SST के पेपर होने के बाद भी वीडियोज़ आती रहा करेंगी, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो Thanks के for साथ। watching. That's all for today's video. If you are interested in my content, please don't forget to subscribe my channel. I will continue to update more content. Thank you for your support.